हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, सऊदी अरेबिया से एक बहुत ही दुखद खबर हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। दरअसल में आप सब लोग जानते होंगे कि भारत से और अन्य देशों से बहुत सारे लोग हर साल मक्का मदीना विजिट करने जाते हैं। अब इसी तरह से भारत से भी काफ़ी सारे लोग इस साल भी सऊदी अरेबिया गए मक्का मदीना यहाँ पे विजिट करने। एंड यहाँ पर एक बस थी जिसमें ये पिलग्रिम्स थे। अब वो जो बस है वो एक ऑयल टैंकर से टकरा जाती है और ऑयल टैंकर से टकरा जाने की वजह से इस भिड़ंत के अंदर आग लग जाती है। एंड उस आग लगने की वजह से 45 इंडियन पिलग्रिम्स की यहाँ पे डेथ हो जाती है। अब ज़्यादातर इनमें से जो लोग थे वो तेलंगाना से थे। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें यहाँ पर एक परिवार के तो 18 मेंबर्स थे, तो लगभग पूरा का पूरा परिवार ही एक तरह से यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो सरकार यहाँ पर बात कर रही है सऊदी अरेबियन अथॉरिटीज़ के साथ, आपस में मिलजुल कर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर काम किया जा रहा है सऊदी अरेबिया की जो अथॉरिटीज़ हैं। पर ये अपने आप में एक बहुत ही दुखद खबर यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों, डेट है आज की 18 नवंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पे इसके आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में। देखो आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट लगभग 1.5 साल के अंदर ना इंडिया और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो थोड़े उबड़ खाबड़ यहाँ पे रहे हैं। इसका एक कारण ये भी है कि जो हम बात करते हैं जो जेनजी प्रोटेस्ट आप कह सकते हो, या वहाँ पे जो यूथ थे उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, राइट। और जो शेख हसीना है उनको अपनी जान बचाकर देश छोड़ के भागना पड़ा। अब वो भारत में है आज के समय के ऊपर, और जो वहाँ पे जो मोहम्मद यूनस है वो यहाँ पे अभी सत्ता संभाले हुए हैं। हालांकि अभी तक इलेक्शन नहीं हुए पर काफ़ी लंबे टाइम से वही यहाँ पे अनऑफिशियल इस तरह से देश को चला रहे हैं। पर इस बीच के अंदर बहुत सारी माइनॉरिटीज़ के ऊपर गलत चीज़ें करने के रिगार्डिंग उनके ऊपर न्यूज़ आई कि माइनॉरिटीज़ को मारा जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी खबरें हमारे सामने आई हैं पिछले कुछ टाइम के अंदर। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें ना तो कल ही न्यूज़ आई कि जो शेख हसीना है उनको वहाँ के ट्रिब्यूनल के द्वारा वहाँ मौत की सज़ा सुनाई गई है। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन आज के समय बांग्लादेश के अंदर है। अब इसी समय के ऊपर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव भी होना है, राइट। अब मैं थोड़ा पहले इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की जब हम बात करते हैं ना तो दरअसल में ये 2011 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो सबसे पहले यहाँ 3 देश थे, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, 2011 में। बाद में जाके 2020 में यहाँ पर मॉरिशस को भी ऐड हो जाता है। तो इस तरह से अब यहाँ पे इसके अंदर टोटल 4 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो बांग्लादेश और जो सेशल्स है ना, ये ऑब्जर्वर हैं, ये फुल टाइम मेंबर नहीं है, ये ऑब्जर्वर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से 4 मेंबर्स हो गए और 2 आपके ऑब्जर्वर आपको देखने को मिल जाएंगे इस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के अंदर। पर्पस क्या है इसका बनाने का? इसका पर्पस ये है कि दोस्तों जो इंडियन ओशन रीजन वाले देश है ना, वहां पर साथ मिलकर कॉपरेशन के माध्यम से हम सिक्योरिटी को इन्हेंस कर पाए। तो इंडियन ओशन रीजन के ऊपर यहाँ पे इसका फोकस है। एंड इस तरह से आपस में देशों के बीच में कोलैबोरेशन इंप्रूव होती है। एंड कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देशों के बीच में रिश्तों को बेहतर करने के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। अब देखो, अभी ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव होना है, उसी लिए हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल जी, इन्होंने बांग्लादेश के जो इंटरिम वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनको यहाँ पे इन्वाइट किया है ताकि वो देश में आए, न्यू दिल्ली में आए एंड इस तरह से इस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का पार्ट बने। अब ये कैसे होगा? क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते थोड़े से खराब चल रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश करी, पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं है। और ऊपर से अब क्योंकि शेख हसीना को भी वहाँ पे मौत की सज़ा सुनाई गई है, तो अब बांग्लादेश इंडिया के ऊपर और प्रेशर डालेगा कि आप शेख हसीना को वापस भेजो। तो ये सारी चीज़ें, तो इसी वजह से ये जो पूरा का पूरा विजिट होने वाला है ना, ये अपने आप में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को सुधारने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कदम हो सकता है। पर हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं देव मोगरा माता टेम्पल के बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है। देखो, एक्चुअल में ना ये 2 टॉपिक्स हैं, मैं दोनों टॉपिक्स को लिंक करके आपको समझाता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि अभी 3 दिन पहले की बात है, 15 नवंबर डेट थी, राइट। और हर साल हम लोग 15 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एज जनजातीय गौरव दिवस। क्या कारण है इसको एज अ जनजातीय गौरव दिवस बनाने का? क्योंकि एक्चुअल में अगर हम बात करें ना
तो 15 नवंबर 1875 को जन्म हुआ था भगवान बिरसा मुंडा जी का, राइट। अगर हम बात करें तो ट्राइबल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट के साथ, बहुत ही ज़्यादा आदर के साथ इनको यहाँ पे माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्राइबल लीडर थे। तो एक तो इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो मुंदरी प्रिंसली स्टेट ऑफ खुंटी के अंदर हुआ था। एंड कहीं ना कहीं इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपनी जो आवाज़ थी उसको उठाया। जो मुंडा ट्राइब आपको देखने को मिलती है छोटा नागपुर के अंदर, उसमें यहाँ पे ये ट्राइबल लीडर की तरह इमर्ज हुए, ठीक है। इसको यहाँ पे जो ये जो मुंडा रिवोल्ट था इसको उलगुलान रिवोल्ट के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। और इन्होंने बिरसैत को फाउंड किया। बिरसैत का मतलब था कि आप एक भगवान की यहाँ पे वर्शिप करेंगे। इनका बिलीफ था जो इंडिजीनियस चीज़ें होती हैं उनके अंदर, इसीलिए इनको यहाँ पे धरती आबा या फादर ऑफ द अर्थ के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। इनफैक्ट दोस्तों जो झारखंड की स्टेट है ना, उसका फॉर्मेशन भी, उसका क्रिएशन भी दरअसल में 15 नवंबर 2000 को ही हुआ था, क्योंकि उस दिन इनके बर्थ एनिवर्सरी थी। और इस तरह से हर साल हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि इन्होंने एक नई रिलीजियस मूवमेंट को फाउंड किया, मुंडाइज्म आप इसको कह सकते हो, कि सांगिज्म आप कह सकते हो इस चीज़ को। प्लस एट द सेम टाइम इन्होंने कोशिश करी कि जो इतना ज़्यादा ऑप्रेस किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, अलग अलग प्रकार के टैक्सेस लिए जा रहे थे, डिस्प्लेस लोगों को अपनी ज़मीन से दूर किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, एक्सप्लॉइट किया जा रहा था लोकल लोगों को, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने यहाँ पे लड़ाई लड़ी, लैंड लॉर्ड्स के अगेंस्ट इन्होंने यहाँ पे लड़ाई लड़ी। एंड डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ बन जाती थी। और साथ ही साथ ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे कोशिश कर रही थी लोगों को कन्वर्ट करने की, तो यहाँ पर इन्होंने मुंडा लोगों को ये समझाया कि नहीं, आपको यहाँ पर अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के अंदर ही बिलीव करना है और इस तरह के ऑपरेशन को आपने नहीं सहना, ठीक है। तो मुंडा और साथ ही साथ आपके जो ओरान ट्राइबल्स हैं इनको यहाँ पे इन्होंने इकट्ठा किया। तो काफ़ी इन्होंने यहाँ पे लड़ाई लड़ी यहाँ पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। एंड फिर ब्रिटिशर्स ने इनको 1895 में अरेस्ट किया एंड 1900 के अंदर इनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो आप नोटिस कर पाओगे केवल 25 साल की उम्र थी, पर इतनी कम उम्र के अंदर ही इन्होंने इतना कुछ यहाँ पे अचीव किया। बहुत सारे ट्राइबल्स के आज भी यहाँ पर इंस्पिरेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। इनकी डेथ के बाद देखो क्या हुआ, जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट था वो सरकार लेकर आई 1908 के अंदर। एंड उसके माध्यम से क्या हुआ कि ट्राइबल लैंड जो है ना, वो नॉन ट्राइबल ओनर्स को ट्रांसफर नहीं करी जा सकती, और जो लोकल कम्युनिटी है उनके जल जंगल जमीन उनके ऊपर यहाँ पे उनके जो राइट्स थे उनको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया। बाकी इस एक्ट के माध्यम से मुंडारी खुंट कटीदार ये एक कैटेगरी यहाँ पे बनाई गई, जिसका मतलब था कि कौन ओरिजिनल सेटलर्स होंगे आपके लैंड के। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो जमीन के ऊपर जो हक था वो यहाँ पे लोकल लोगों को यहाँ पे मिलने लग गया इनके प्रयासों की वजह से। अब दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं बिरसा मुंडा जी को। एंड इस बार जब इनका जन्म दिवस था, बर्थ एनिवर्सरी थी, जनजातीय गौरव दिवस जब उन्होंने सेलिब्रेट किया, तो मोदी जी ने विजिट किया देव मोगरा माता टेम्पल। दरअसल में ये जो टेम्पल है ये आपको गुजरात के अंदर देखने को मिल जाता है। एंड ये आपका राजपीपला के पास में एक हिल है, वहां पर आपको टेम्पल लोकेटेड देखने को मिल जाएगा। तो पूरे जो सतपुरा रीजन में आपकी जो ट्राइबल कम्युनिटीज है ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टेम्पल बन जाता है। यहाँ पर इनफैक्ट गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ से जो श्रद्धालु होते हैं ना, वो यहाँ पर इस देव मोगरा माता टेम्पल को विजिट करने यहाँ पे आते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस टेम्पल के अंदर हमने ट्राइबल हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है वो वर्शिपिंग है, वो नेचर की जाती है। एंड इनफैक्ट हर साल महाशिवरात्रि के मौके के ऊपर यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पे मेला लगता है। वहाँ पर बहुत सारे आपके जो ट्राइबल डांस, म्यूजिक, ऑफरिंग्स वो सब की जाती हैं। एंड यहाँ पर जो देव मोगरा माता है उनको कुल देवी होता है, कुल होता है आपका क्लैन, तो आपके क्लैन की गॉडेस के रूप में यहाँ पे इनको सेलिब्रेट किया जाता है, उनको यहाँ पे माना जाता है। एंड उसीलिए ये टेम्पल अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये देव मोगरा टेम्पल और बिरसा मुंडा और आपका जो जनजातीय गौरव दिवस, आई होप आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है, दैट इज EMRS, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने ट्राइबल वेलफेयर के लिए बहुत सारे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स को यहाँ पे इनॉग्रेट किया है, तो हमें स्कीम के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो पहली बात तो आप रियलाइज करो, ये कोई नई स्कीम नहीं है, ये तो 1977-98 में ही मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसको लॉन्च कर दिया था। क्या पर्पस था? पर्पस था कि जो शेड्यूल ट्राइब के बच्चे हैं ना, क्लास 6ठी से लेकर क्लास 12वीं के बीच में, उनको फ्री, क्वालिटी और रेजिडेंशियल एजुकेशन वहाँ पे मिल पाए। रेजिडेंशियल मतलब वहाँ पे बच्चे रहेंगे एंड पढ़ेंगे भी, एंड पूरा उनका यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा ताकि
वो बहुत शानदार पढ़ाई उनको मिल पाए एंड आगे जाके वो अच्छे इंसान बने और अच्छे रोजगार भी उनको यहाँ पे प्राप्त हो। तो कहीं ना कहीं हमने ऐसा नोटिस किया था कि यार जो नॉन ट्राइबल लोग हैं उनके पास अच्छी पॉपुलेशन है, ट्राइबल लोगों के पास अच्छी अपनी अपनी एजुकेशन अच्छी नहीं है। तो एजुकेशन को यहाँ पे बेहतर करने के लिए हमने उस गैप को ब्रिज करने के लिए ये सब किया। इनफैक्ट जैसे आप लोगों ने ना जवाहर नवोदय विद्यालय देखे होंगे, तो उसी तर्ज के ऊपर यहाँ पे इनको बनाया गया है ताकि प्रॉपर अच्छी एजुकेशन इनको यहाँ पे मिल पाए। तो शुरुआत में यहाँ पे जो इनका फंडिंग वगैरह थी वो आर्टिकल 275(1) के अंतर्गत जो स्टेट्स को ग्रांट मिलती हैं उसके माध्यम से किया गया था। बट धीरे धीरे इसके अंदर और भी हम यहाँ पे फंडिंग देना यहाँ पे स्टार्ट किया और 2018-19 के अंदर क्या हुआ, इसको एक्सपेंड किया गया एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल को। और ऐसा बोला गया कि हर वो ब्लॉक जहां पर कम से कम 50% एसटी पॉपुलेशन है और कम से कम 20,000 ट्राइबल रेजिडेंट हैं, वहां पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होना ही चाहिए। और हमारी कोशिश है कि इस तरह से 2026 तक हम 728 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यहाँ पे ओपन कर देंगे। बाकी इसका पूरा का पूरा जो गवर्नेंस है इन स्कूल्स का वो दरअसल में नेस्ट, दैट इज नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, इसके द्वारा देखा जाता है, जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत ही आपको एक बॉडी देखने को मिल जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आप इसके देख सकते हो, जैसे मैंने बताया ये रेजिडेंशियल होते हैं, नाम में ही है ना, तो बच्चे वहां पे रहते हैं, ठीक है ना। कोएड होते हैं, लड़के लड़कियां दोनों यहाँ पे होते हैं और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है। उनका रहने का, यूनिफॉर्म का, बुक्स का, बाकी और चीजों का खर्चा सारा सरकार यहाँ पे देखती है। अब एक बात जो ना यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस बात पे थोड़ा ध्यान देना। देखो ये मेन फोकस जो है ना, मेन फोकस ऑफ दिस स्कूल इज ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट, पर ऐसा नहीं है कि एसटी के अलावा और बच्चे नहीं पढ़ सकते। देखो 480 यहाँ पे स्टूडेंट होते हैं स्कूल के अंदर और 10% तक बच्चे आपके नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब के ऊपर भी हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब मेजर फोकस शेड्यूल्ड ट्राइब बच्चों के ऊपर है, पर 10% तक नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब बच्चे भी यहाँ पे ईएमआरएस का पार्ट यहाँ पे बन सकते हैं। बाकी जो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स पर्सन है शेड्यूल्ड ट्राइब वाले, उनको यहाँ पे आपका 20% रिजर्वेशन भी यहाँ पे है। इसके अलावा भी रेजिडेंशियल स्कूल्स की तरह हमने डे बोर्डिंग स्कूल भी यहाँ पे ओपन किए हैं। डे बोर्डिंग का मतलब यही है कि वहाँ पे बच्चे रहेंगे नहीं, पर बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे सेम होंगी। तो ऐसे एरियाज जहाँ पर 90% ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन है, वहाँ पर हम लोग एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल भी हम यहाँ पे ओपन करते हैं। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें, देयर आर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स, ठीक है। तो हर स्टेट के अंदर इस तरह से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा जहां पर एक इंडिविजुअल स्पोर्ट, एक टीम स्पोर्ट स्पेशलाइजेशन के ऊपर जो फोकस करेगा, वहां पर पूरा का पूरा सामान होगा इनके आपका स्पेशलाइजेशन अचीव करने का, ताकि जो ट्राइबल बच्चे हैं ना वो भी यहाँ पे आगे बढ़ के स्पोर्ट्स के अंदर शानदार अपना करियर यहाँ पे बना पाए। उस चीज को फोकस करते हुए हमने ये सब चीजें भी करी हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड। इसको देखो समझते हैं, ये दरअसल में पीआईबी में एक आर्टिकल आया था तो हमें उसको समझना है, पर उसको समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा डॉटर फंड का। देखो जैसे एक होती है मदर फंड, ठीक है, इसको आप मदर फंड कह लो या आप इसको फंड ऑफ फंड भी कह सकते हो, ठीक है। अब होता पता क्या है, इस फंड ऑफ फंड या मदर फंड से ना अलग अलग फंड्स के बीच में पैसा जाता है। मतलब इसमें बहुत सारा पैसा डाल दिया, अब इसमें से पैसा यहाँ पे इन सब फंड्स में जाएगा। ये जहां पे पैसा जा रहा है ना, इनको हम बोलते हैं डॉटर फंड्स। तो कहने का मतलब मदर फंड से आपका जो पैसा जाता है वो डॉटर फंड में जाता है, एंड फिर डॉटर फंड से जो पैसा होगा वो जहां पर भी इन्वेस्ट करना होगा, मान लो किसी स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट करना है, किसी और कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो यहां से इस तरह से ये इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो इनको बोलते हैं डॉटर फंड्स। तो आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हो, डॉटर फंड्स आर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स, जो कि अपना पैसा कहां से रिसीव करते हैं, मदर फंड से, ठीक है ना। फिर अकॉर्डिंगली यहाँ पे अलग अलग जगह ये डॉटर फंड पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं। अब ये जो आपके सामने आपका ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड वाला है ना, अब इसमें आप ध्यान रखना कि ये भी एक तरह से ऐसे ही काम करता है। कहने का मतलब ये भी एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही है। ये इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं पैसा देगा, पर डायरेक्टली स्टार्टअप्स को फंड नहीं देगा। ये करेगा, ये डॉटर फंड को पैसा देगा। तो कहने का मतलब कि आप ऐसा समझो कि ये है इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड, इसने बहुत सारे इस तरह से डॉटर फंड को पैसा दिया, वो डॉटर फंड आगे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टार्टअप्स काम कर रहे होंगे उनको पैसा देता रहेगा। दैट इज द फोकस, ठीक है ना। तो इनका जो फोकस है आपका इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड का, ये इस तरह से इनडायरेक्ट तरह से आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर यहाँ पे पैसा देते रहेंगे फंड्स को, वो आगे प्रोडक्ट्स के अंदर पैसा लगाते रहेंगे। प्लस एट द सेम टाइम कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो देखा जाता है कि कितनी ज़रूरत है, कितनी फंड कैपेसिटी है। और ये जो पूरा का पूरा फंड है ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, दैट इज मीटी मिनिस्ट्री जो है वो यहाँ पे इसको मैनेज करती है। अब देखो ये फंड 2016 में लॉन्च हुआ था, 9 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, एंड ऐसा पीआईबी ने यहाँ पे हमें बताया है कि बहुत ही शानदार काम इस इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड ने यहाँ पे किया है, क्योंकि भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए दिस फंड हैज़ बीन रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को पैसा मिलने के अंदर अब वो उतनी समस्या नहीं आ रही, क्योंकि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड 2016 में ही यहाँ पे बना दिया था। तो इस वजह से आपका जो पूरा ESDM है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, वो बहुत शानदार काम कर रहा है और कहीं ना कहीं भारत का जो मेक इन इंडिया का सपना है उसको हम अचीव करने के काफी क्लोज चल रहे हैं। नेक्स्ट आएंगे अगले टॉपिक पे, दैट इज मार्बर्ग वायरस डिजीज। अब दोस्तों WHO ने यहाँ पे बताया है कि इथियोपिया में पहली बार मार्बर्ग वायरस डिजीज आ चुकी है, तो काफी ज्यादा दुनिया में इसकी चर्चा बढ़ चुकी है इस पर्टिकुलर वायरस डिजीज की। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो तो यही है कि ये एक वायरस से होता है। क्या है वायरस का नाम? दोस्तों वायरस का नाम मार्बर्ग वायरस या फिर आप रेवन वायरस भी आप यहाँ पे कह सकते हो, जो कि ऑर्थेम्ब्रोबर्ग वायरस इस पर्टिकुलर फैमिली का यहाँ पे आपको पार्ट देखने को मिलेगा। अब समझो इस बारे में कि आखिर ये है क्या। देखो जब किसी इंसान को ये वायरस इफेक्ट करता है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा बताया जाता है कि सबसे पहले तो उसको बहुत ज़्यादा बुखार होता है, बहुत सा सर दर्द होता है, मसल दर्द होते हैं, थकावट फील होती है, एंड बाद में जाके कहीं ना कहीं ब्लीडिंग वगैरह भी हो जाती है, एंड काफ़ी सारे केसेस के अंदर अगर सही ढंग से ट्रीटमेंट ना मिले तो डेथ की भी चांसेस हैं। ठीक है ना। अब ये फैलता कैसे है? देखो यहाँ पर आप नोटिस कर पाइएगा कि ऐसा बताया जाता है कि ये जो आपका मार्बर्ग वायरस की अगर हम बात करें, ये खास करना अगर मान लो कोई, खासकर इसमें जो है ना वो फ्रूट बैट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक्चुअली आप नोटिस करिएगा कि मान लो कोई इंसान लंबे समय तक गुफाओं या माइंस के अंदर है और वो गुफाएं या वो माइंस के अंदर फ्रूट बैट रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर फ्रूट बैट से इंसानों के अंदर आ सकता है। तो क्लियरली आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये नॉटिक डिजीज है, तो एनिमल से ह्यूमन तक आएगा। और इनफैक्ट अगर हम बात करें, ये ह्यूमन से ह्यूमन भी फैल सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आते हैं उसके ब्लड या उसके बॉडी फ्लूइड के अंदर, या फिर आप किसी ऐसे इंसान का ध्यान रख रहे हैं जिसको मार्बर्ग वायरस है, तो आपको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके आप नीडल्स, बेडिंग, इन सब के साथ आप कहीं ना कहीं कंटेक्ट में आ रहे हो। बाकी जो लोग इनका ध्यान रखते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स, केयर गिवर्स, उनके भी अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर मान लो किसी को मार्बर्ग वायरस था, उसको अब दफनाना है, उसको जलाना है, तो जो इंसान दफनाएंगे या जलाएंगे तो उनको भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी पहली बार इस मार्बर्ग वायरस को 1967 में जर्मनी और सर्बिया में आइडेंटिफाई किया गया था। बाद में अफ्रीका में जैसे उगांडा, अंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कीनिया, घाना, ऐसे बहुत सारे देशों में इसका आउटब्रेक लेटर देखने को मिला। ठीक है ना। तो जो 1967 का ये जो आउटब्रेक था, इसके लिए जो अफ्रीकन ग्रीन मंकी थे वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल थे, ऐसा यहाँ पे बताया जाता है। एंड इसकी जो केस फर्टिलिटी है, डेथ रेट है, वो काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि किस तरह की हेल्थ केयर क्वालिटी दी जा रही है। अब बात आती है कि सर आखिर इसके लिए हमारे पास कोई ट्रीटमेंट है या नहीं है। देखो सही मायने में देखा जाए तो यहाँ पर इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। हम यहाँ पर सिम्टम्स को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं कि मान लो किसी को सर दर्द हो गया तो सर दर्द की दवा देके थोड़ा ठीक करने की कोशिश करी गई, या थकावट है तो उसको मैनेज करने की कोशिश करी गई, बट यहाँ कोई प्रॉपर वैक्सीन या प्रॉपर ट्रीटमेंट यहाँ पे हमारे पास नहीं है। बाकी प्रिवेंशन के ऊपर फोकस किया जा सकता है, दैट इज देयर। एंड इसको ना थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मलेरिया, टाइफाइड, इन सब चीज़ों की तरह यहाँ पे सिमिलर दिखता है, तो डिफिकल्ट है डिस्टिंग्विश करना। पर हाँ, हमारे पास कुछ टेस्ट जरूर हैं। जैसे आपका एलिसा टेस्ट। एलिसा है आपका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये आपने पढ़ा होगा, पहले भी हमने एलिसा टेस्ट को कई बार डिस्कस किया था। एलिसा टेस्ट में क्या होता है ना, आपकी एक प्लेट होती है, उसके ऊपर जो भी आपका एंटीजन है या एंटीबॉडी है उसके साथ कोटिंग कर दी जाती है, फिर उसके ऊपर ना पेशेंट का जो सैंपल है वो डाला जाता है, प्लस एट द सेम टाइम एक एंजाइम भी होता है। अगर यहाँ पर आपका कलर चेंज हो जाए, मान लो जो भी आपका एंटीबॉडी था या एंटीजन था, अगर वो है तो बाइंड कर जाएगा, प्लस अगर वहां पर मतलब वहां पे प्रेजेंट है वायरस, तो उस केस में आपका कलर चेंज हो जाता है उसका केमिकल का। तो कलर चेंज हो जाएगा तो उससे हमें पता लग जाएगा कि हाँ इस बंदे को यहाँ पे ये मार्बर्ग वायरस है या नहीं। फिर आप लोगों ने एंटीजन टेस्ट भी देखा होगा। देखो कोविड-19 के समय आप लोग अक्सर रैपिड एंटीजन टेस्ट आपने करवाया होगा। एक स्ट्रिप होती है,
उसको आप अपने नोज के अंदर या अपने थ्रोट से आप सैंपल कलेक्ट करते हो, तो अगर वायरस प्रेजेंट होता है तो कलर लाइन वहां पे इमीडिएटली आ जाती है। वो आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट था। उस तरह से आरटी-पीसीआर की बात करें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखो वायरस का जो आरएनए होता है ना, वो सैंपल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हो एंड उसको बहुत बड़े लेवल के ऊपर मल्टीप्लाई या एम्पलीफाई किया जाता है, फिर मशीन डिटेक्ट कर लेती है कि है या नहीं वायरस। उसी तरह से आपका वायरस आइसोलेशन टेस्ट भी होता है। यहाँ पर आपका जो पेशेंट का सैंपल होता है वो सेल कल्चर में डाला जाता है। अगर वायरस प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं वो मल्टीप्लाई होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो साइंटिस्ट इस तरह से वायरस के तरह जो सेल डैमेज कॉज किया जा रहा है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो अलग अलग टेस्ट जरूर है हमारे पास जिसके माध्यम से हम यहाँ पे कंफर्म करते हैं मार्बर्ग वायरस डिजीज को। तो ये कुछ बातें थी जो हमें यहाँ पे इसके बारे में पता होनी चाहिए थी। बाकी दोस्तों रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है एंड कौन सा गलत है। बाकी कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था मुद्योमा एयरबेस के रिगार्डिंग। दोस्तों मैंने आप जब बताया था ये आपका ईस्टर्न लद्दाख के अंदर देखने को मिलता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ इसका लिंकेज नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कौन सी मिनिस्ट्री जीआई टैग देती है। दोस्तों इसके लिए जो मिनिस्ट्री है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। जैसा मैंने डिस्कस किया था कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत आपका जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है ना, वो जिम्मेदार है। सो दैट इज वाई सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बाकी दृष्टि सिस्टम का जो पर्पस था वो ट्रेन शेड्यूल के साथ नहीं था, इट वाज टू मेजर कि किस तरह से उसमें लॉकिंग सिस्टम में क्या क्या इश्यूज हैं। तो ये तीसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बनेगा। लास्ट स्टेटमेंट बात करें सरंदा फॉरेस्ट की, तो यस ये जो स्टेटमेंट है आपके सरंदा फॉरेस्ट के बारे में, ये अपने आप में करेक्ट देखने को मिल जाएगी। तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।